पहले तो चिचा ने किया क्या, जेरोमी पावेल साहब, क्या एफओएमसी ने स्टेप उठाए और क्या बोले? एफओएमसी ने स्टेप ये उठाया कि उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट ब्याज दर और बढ़ा दिए एज एक्सपेक्टेड, और अब रेंज हो गई 5 से 5.25, जो कि अपने आप में कितने दशकों की बातचीत हो रही थी? 16 साल, इस सेंचुरी की इस दशक क्या, इस सेंचुरी की सबसे बड़ी है। 2000 के बाद सबसे बड़ी 80s में होती थी उस तरह। एग्जैक्टली 80s में बहुत तो बड़ी। जब पॉल वॉलकर साहब थे ना 78-80 के आसपास, तब उन्होंने 10% किया था। अभी 5.25 पे हम पहुंच गए। तो ये एक काम उन्होंने कर दिया। जब उन्होंने ये किया तो मार्केट को लगा कि ठीक है, तो हम लोग एक्सपेक्ट करके चल ही रहे थे। फिर जब उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें कमेंट्री में उन्होंने 2-3 चीज़ें जो कही ना, वो बहुत लोगों को कंफ्यूज कर दिया उन्होंने। एक तो उन्होंने ये कहा कि हल्का सा एक सॉफ्ट हिंट दिया कि हम आगे जाते हुए पॉज कर सकते हैं। जब वो ये बात कह रहे थे तो जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उनकी बॉडी लैंग्वेज से झलक रहा था कि वो डरे हुए हैं। जो पीछे चल रहा है इकोनॉमी में, उसका दबाव, प्लस जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट ने उनको चिट्ठी लिखी है कि आप बंद कर दीजिए, आप ये जो बढ़ा रहे हैं बार बार, वो उनके बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा था कि उन्होंने इस दबाव में ये बात बोल दी है। उनका मन नहीं है बोलने का, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया और सॉफ्टली बोला कि हम पॉज के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन डेटा ड्रिवन होगा, डेटा देखेंगे क्या इशारा कर रहा है। साथ के साथ आप उसके साथ एक नत्थी लगा रहे हैं, प्रीफिक्स जोड़ते जा रहे हैं साथ के साथ, एम्बेडेड की इन्फ्लेशन अभी भी बहुत नीचे नहीं आया है, स्टिकी है। जॉब मार्केट अभी भी बहुत स्ट्रांग है। जोल्ट की जो रिपोर्ट आई है, वो हालांकि मार्च की रिपोर्ट होती है, लेकिन मोटा अंदाजा उससे लगता है कि अभी भी जॉब मार्केट उतना खराब नहीं जितना लोग सोच रहे हैं, क्योंकि उस जॉब मार्केट के अंदर वेज हाइक नहीं कम हो रही है। नंबर ऑफ जॉब भले कम हो रहा है, वेज हाइक नहीं कम हो रही। तो ये भी उन्होंने बता दिया। तीसरी बात उनसे कहा गया कि उनको नहीं लगता कि सेकेंड हाफ में कोई मंदी जैसा हमको लगता है। तो बार बार वो इशारा ये कर रहे हैं। अब जब आप ये कह रहे हैं कि हमको कोई रिसेशन का डर नहीं सेकंड हाफ में, मतलब आप इंडायरेक्टली करें हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है दोस्त, इन्फ्लेशन कम नहीं हो रहा है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। तो इसलिए आप ये होप मत रखें। और इसके बाद चौथी बात उन्होंने कही कि कट के तो भूल जाओ आप 2023 में कि कोई कटवट नहीं होगा। तो अगर आप इस सारी चीज़ों को थ्रेड और कॉन्टेक्स्ट में जोड़ें, तो उन्होंने वही बात कही जो उन्होंने पिछली पॉलिसी में कही थी। इस बार केवल उन्होंने प्रेशर में आके ये बात कह दी कि हाँ पॉज कर सकते हैं। कहीं बोल दे तो ऐसा लगा, अरे वाह, सब अगले स्टेटमेंट, सब अगले आंसर सब बदल गया, काट दिया उसको, इधर उधर फ्लक्चुएट ही करते थे पूरे टाइम। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसलिए बाजार खुश नहीं हुआ। पहले बाजार अच्छा चल रहा था, ठीक चल रहा था, नंबर तक तो ठीक था, उसके सेकंड हाफ में धक 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 पूरा गिरा दिया उन्होंने। क्योंकि इनकी कमेंट्री से मार्केट में ये कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हुआ कि क्या आगे पॉज हो ही जाएगा या कट की कोई संभावना है। दोनों संभावनाएं खारिज हैं इस समय, सब डेटा ड्रिवन है। बट डेटा तो आप बार बार पुछल्ला भी लगा रहे हो ना कि सेकंड हाफ में रिसेशन तब आता है जब इकोनॉमी वीक होती है। जब आप कह रहे हो हमको संभावना नहीं लग रही है रिसेशन की, तो मतलब आप इंडायरेक्टली ये करें कि इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है अभी भी। तो ये हुआ। अब इसके साथ वाली कहानी बैंक की चल रही थी। नहीं, बैंक की कहानी में इससे पहले एक्चुअली जो नीरज जी बात कह रहे हैं ना, अगर वो मोन्टाज रेडी हो, वो सुबह सुबह प्रोड्यूसर साहब ने एक बहुत अच्छा मोन्टाज चलाना है, वो चलाओ जरा वो मोन्टाज, वो समझ में आएगा कि क्या बात हो रही है। ओके, तो कई मतलब पूछना चाह रहे थे कि वो मीम बन रहा था, कहना क्या चाहते हो, वो समझ में नहीं आ रहा था। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर भी इलेक्शन ईयर है अगले साल, और इन्फ्लेशन जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन अगर रिसेशन आ गया तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। अब आपको चाहिए क्या? वो चाहते हैं कि ये स्टेटस को बना रहे इस समय, हम किसी भी तरीके से ये 1 साल 1.5 साल निकाल लें, जैसा चल रहा है वैसे करके। तो वो होप कर रहे हैं कि अगर ये पॉज आ जाएगा तो हम दोनों के बीच में रहेंगे, मतलब ना रिसेशन का रिस्क रहेगा ज़्यादा, ना इन्फ्लेशन भी काफ़ी हद तक कूल डाउन हो जाएगी। और जिस तरीके से कंपनियों ने रिसेंटली जॉब कट्स वगैरह किए और खासतौर से बड़ी कंपनियों ने जॉब कट्स किए हैं, उसको लेकर इनकी होप है कि शायद काम चल जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि दोनों में से एक नाव इनको चुननी पड़ेगी। एक पहले इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी थी, नीरज जी को याद होगी वो स्टेटमेंट, पिछले साल की उनकी एक स्टेटमेंट थी कि हमारे पास टूल्स हैं, अगर रिसेशन आ जाए तो उस रिसेशन को हम बहुत जल्दी एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन को काबू में लाना ज़्यादा जरूरी है। मतलब हम ओवर जाएंगे, हम रेट हाइक करेंगे जब, तो लेकिन किसी भी तरीके से अंडर नहीं रहेंगे, क्योंकि कल को ये रिस्क ना बढ़े कि आप रुक गए, एक डर
डर के मारे रुक गए आप, और मतलब आपने उतनी हाइक नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल से अगले 2-3 महीने का डेटा पॉइंट्स काफी इंटरेस्टिंग होगी। अगर ये बैंकिंग क्राइसिस नहीं आया होता तो बिल्कुल नहीं बोलते, ये पॉज का भी इंडिकेशन नहीं देते, फिर तो ये मेरे ख्याल से और 1-1.25% रेट बढ़ती है। नेक्स्ट 40 डेज में अगली बैठक है 14 जून को। टारगेट तक लाने का जो जज्बा था थोड़ा सा ढीला पड़ गया। अच्छा, ये अगर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के प्रेशर में इस तरह से बोले तो ठीक है, पर अगर वो बैंकिंग क्राइसिस के चलते बोल रहे हैं इस तरह के स्टेटमेंट नहीं, तो हाँ, दिक्कत है ना। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग, यहीं से बैंक जोड़ देता हूं। हाँ। उन्होंने साथ में क्या कहा कि हमारा बैंकिंग सिस्टम बहुत ही रेजिलियंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, ये उनका बयान है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो दबाव में दिया गया बयान है। बैंकिंग से इतना परेशान नहीं हुए क्योंकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ सारे रीजनल बैंकों की धुलाई चल रही थी। और मैंने कल एक नाम लिया था, वो स्टॉक कल फिर 58% गिरा, उससे पहले मंगल को 28% गिरा था। आज वो बैंक बिक जाएगा। वेस्टपैक कौन सा? हाँ, वेस्टपैक। हाँ। वो बैंक आज बिकेगा। उसके बाद एक और बैंक लाइन में लगा, वो भी बिकेगा। 2 बैंक बैक टू बैक बिकेंगे, आप देखिएगा इसी हफ्ते। क्योंकि उन बैंकों की हालत खस्ता। मेरे पास लिस्ट है पूरी कि कितने बैंक हैं, मतलब पूरी झड़ी है एक दर्जन बैंकों की जो कल गिरे हैं। मैक्सिमम 58-60% गिरा है ये, और नीचे जो है 7%। तो 7 से 60 के बीच में सारे बैंकों की पिटाई हुई है कल। तो ये बैंक भी देखिएगा आप बिकेंगे। अब आप कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम नहीं है, क्यों आपको नहीं लग रही प्रॉब्लम? क्योंकि बड़े बड़े बैंक आके उनको अपने में मर्ज कर ले रहे हैं। तो अच्छा, अच्छी बात सिर्फ ये है कि इस बार एसेट प्रॉब्लम नहीं है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम है। जो बॉन्ड इतने आप होल्ड टू मैच्योरिटी वाले हैं उन पे आपको मार्जिन आ रही, तो इसलिए आप किसी को मिसमैच हो रहा है। अगर एसेट खराब होते तो फिर क्राइसिस होती है, एसेट वाली नहीं है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम बैंक मैनेज कर लेंगे। तो बैंक की क्राइसिस लगातार है। दूसरा डेंट मार्केट को उसने ये दिया कि यार इधर ये पता नहीं क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही, उधर बैंकों की धुलाई चल रही है, तो मार्केट फिर वहां से नीचे गिरा। तीसरा, इसमें मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। आपने अभी एक बात कही थी कि डॉलर इंडेक्स आपको लगता है 100 के नीचे आएगा। मुझे नहीं लगता। क्यों? रीजन बता रहा हूं आपको। अगर आपको महंगाई से लड़ना तो आपको डॉलर स्ट्रांग रखना पड़ेगा, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस तब तक नीचे नहीं आएंगे जब तक डॉलर स्ट्रांग है। जिस दिन डॉलर कमजोर हो गया, बुरी तरीके से बाउंस बैक करेगी महंगाई। इसलिए ये सब दिखावे की बातें हैं कि रिपब्लिकन ने चिट्ठी लिखी, डेमोक्रेट ने लिखी। असल वजह यह है कि वहां की सरकार ये चाहती है कि जो डी डॉलराइजेशन की एक मुहिम पूरी दुनिया में चली है, करेंसी वॉर की, उससे बचते हुए आप अगर इसको होल्ड अप नहीं रखेंगे ब्याज दरों को, अपने डॉलर मजबूत करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रखें। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम इसको पॉज रखेंगे, 5.25 5.5 पे बनाए रखेंगे, क्योंकि डॉलर नीचे आया, इन्फ्लेशन बाउंस बैक करेगा और आपकी फिर हालत खराब हो जाएगी कि 5% इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन ऊपर, कमोडिटी ऊपर, आप क्या करोगे? इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो डॉलर को वीक होने देंगे किसी भी चांस के लिए। तो बड़ा एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन में अमेरिका फंस रहा एक्चुअली है। इसमें प्रॉब्लम पता है क्या आ गई है? ये चिकन एंड एग वाली सिचुएशन है इसमें, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं बिल्कुल सही कि अगर डॉलर नीचे गिरेगा तो ऑब्वियसली कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ेंगे और वो इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट डालेगा। लेकिन जो कमोडिटी प्रोड्यूसर्स हैं उनको ये बात पता है, उसके बाद भी कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ रही हैं, क्योंकि रिस्क लग रहा है कि यूएस में रिसेशन आ रहा है। तो इसके लिए ये मतलब जैसे कहते हैं ना, एक फंस गया मामला यहाँ पर। वही मैं कह रहा हूँ, ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन में फंस गए हैं। अगर आपको रशिया के प्राइस तोड़ने हैं, जो कि आपका दुश्मन है, आपको अगर चाइना को सबक सिखाना है, जो कि एक कमोडिटी लेड इकोनॉमी है, ब्राजील को सबक सिखाना जो कमोडिटी इकोनॉमी, तो आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा डॉलर। तो वो जो शुरू वाला एक बयान था कि रिसेशन से निपटना आसान है, इन्फ्लेशन से निपटना आसान नहीं है। तो आप जैसे मान लीजिए रिसेशन आ गया, पैसा बांट दो, तो पैसा फिर चालू, वो तो अपनी प्रिंटिंग प्रेस में डॉलर छाप दीजिए, हो गया। 5% ब्याज दर भी है और इन्फ्लेशन भी 6% है, तब तो अमेरिका के लिए आत्महत्या जैसी स्थिति हो जाएगी कि हमने सब कुछ करके खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर नहीं, इकोनॉमी खराब कर ली और कुछ नहीं हुआ। इसलिए मुझे नहीं लगता कि डॉलर वीक करेंगे। इससे ना 2 लेसन्स हैं वैसे इंसानों के लिए। पहला लेसन, जो भी मांगो सोच समझ के मांगो। यूएस ने 2 साल पहले इन्फ्लेशन मांगी थी कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन नहीं, हमको इन्फ्लेशन चाहिए, और अब वो आई इन्फ्लेशन तो वो ऐसी बन गई कि अब वो मतलब जा नहीं रही है, ठीक है। और दूसरा, मार्केट में ओवर अ लॉन्ग पीरियड जो रैली होती है वो प्योरली अर्निंग्स पर आती है। फ्री मनी वाली जो रैली होती है, और ये सारे बैंकिंग का क्राइसिस क्या था, फ्री मनी थी तो उसके लिए उस हिसाब से चल रहे थे, हल्का सा रेट में मूव आया, वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए, यहाँ पर क्राइसिस आ गया बेसिकली। ये देखिए